औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आई होप यू वेल। जोग्राफिया क्लास हफ्तम। बेटा, जैसे कि हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं इस क्लास के, तो बेटा उसमें हमने ज़मीनी खदोखाल के बारे में पढ़ा, अमले और रियाकारी के बारे में पढ़ा। आज हम कुर्रा हवाई का तारुफ पढ़ेंगे। कुर्रा हवाई कहते किसको हैं? बेटा, 2 चंद सवालात में आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। आई होप इसके आंसर आपको आते होंगे। ठीक है, नाउ बी रेडी फॉर क्वेश्चंस। बेटा, सवाल नंबर 1, कुर्रा हवाई में मौजूद गैसों के नाम बताएं। कौन कौन सी कुर्रा हवाई में कौन कौन से गैसेज हैं? जवाब, कुर्रा हवाई में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसे गैसेज कुर्रा हवाई में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन वाक़ है। सवाल नंबर 2, कुर्रा हवाई में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जवाब, नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। सवाल नंबर 3 बेटा, कुर्रा हवाई की साख्त के लिहाज से कितनी तहों में तकसीम किया गया है? बेटा, कुर्रा हवाई के साख्त के लिहाज से 4 तहों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है बेटा, ये 4 स्फेयर हैं जो कि कुर्रा हवाई इसके ये चक्कर लगाती है। ठीक है बेटा, अब ट्रोपोस्फेयर क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। बेटा, आज हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नाउ ओपन योर बुक्स नाउ। अच्छा बेटा, बाब नंबर 3, कुर्रा हवाई का तारुफ, लेक्चर नंबर 2। ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस सबक का। कुर्रा हवाई की साख्त। बेटा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुर्रा हवाई जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें स्फेयर आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मीजोस्फेयर, नंबर 4 थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये कुर्रा हवाई के गेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाएंगे तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के स्फेयर बनते जाएंगे। अगर सतह समंदर से 12 किलोमीटर हम ऊपर जाए तो ट्रोपोस्फेयर शुरू हो जाता है। कौन सा स्फेयर शुरू हो जाता है? ट्रोपोस्फेयर शुरू हो जाता है। अब बेटा, ये कुर्रा हवाई का देखें तो सबसे निचली या ज़रीन तह है। ठीक है बेटा, मज़ीद अगर देखें तो ये सतह समंदर से शुरू होती है और इसकी औसत बुलंदी कितनी है? 12 किलोमीटर। यानी कि इसकी औसत बुलंदी कितनी है? 12 किलोमीटर। यानी 12 किलोमीटर तक इसकी बुलंदी है। फिर इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें, इसकी बुलंदी मौसम और जोग्राफियाई हदूद के साथ तब्दील होती रहती है। गर्मियों में इसकी बुलंदी बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। ठीक है बेटा, मज़ीद अगर हम देखें इस तरह ख़त इस्तिवा पर इसकी बुलंदी से सबसे ज़्यादा यानी 16 किलोमीटर तक है, जबकि कुतबैन पर इसकी बुलंदी कम। क्योंकि अब देखो बेटा, ये इसको अपने माइंड में रखो, कुतबैन और ख़त इस्तिवा। ख़त इस्तिवा कहते हैं दरमियानी लाइन को, और बहुत गर्म लाइन है क्योंकि ये मिडल लाइन है। जितने हम यानी कि ये ज़मीन का वसत है, सेंट्रल है। अब यहाँ से जाएं तो 16 किलोमीटर है, अगर कुतबैन से जाएं तो इसकी बुलंदी कम हो जाती है। तकरीबन अगर कुतबैन की बात करें बेटा तो तकरीबन इसकी हाफ पे रह जाती है 8 किलोमीटर। यानी कि कुतबैन यानी कि शुमाली साइड पर है तो इसकी बुलंदी तकरीबन 8 किलोमीटर रह जाती है। ये तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाएं, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर। बेटा, ये कुर्रा जो है इसकी औसत बुलंदी 48 किलोमीटर। कितनी है? 48 किलोमीटर। यानी कि ट्रोपोस्फेयर से ज़्यादा बुलंदी है, यानी कि सतह समंदर से 12 किलोमीटर और ये जो है सतह समंदर से कितने किलोमीटर ऊपर है? 48 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। इस कुर्रे में एक निहायत अहम गैस यानी ओजोन पाया जाता है। बेटा, ओजोन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये छतरी नुमा एक गैस का एक लाइन है। बेटा, कहा जाता है कि इसके अंदर जब अभी छेद हुए हैं
सुराख हुए हैं, जिसकी वजह से अभी गर्मी की शिद्दत पहले से ज़्यादा है। ओजोन यानी छतरी नुमा एक होल है जो सूरज के ख़तरनाक शुआओं को रोकता है, ज़मीन पर आने से रोकता है। समझ आ गई बेटा? तो स्ट्रेटोस्फेयर में हवा का कौन सा गैस पाया जाता है? ओजोन पाया जाता है। बेटा ये गैस जो है सूरज की वो ख़तरनाक शुआओं को जज़ब करने की सलाहियत भी रखती है। ये कहाँ पर वाक़ है? ये स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि कौन सा स्फेयर, यानी कि आप यहाँ पे इस तरह स्फेयर, इस तरह लाइक दिस, यानी कि एक स्फेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी कि हर स्फेयर में मुख्तलिफ़ किस्म की बुलंदियाँ हैं। अब इसकी यानी 12 किलोमीटर, फिर 48 किलोमीटर, इसके बाद मज़ीद आगे चलते जाएंगे तो इसमें किलोमीटर में इजाफा होता जाएगा। समझ आ गई मेरी बात की? मज़ीद बेटा अगर हम इसकी खसूसियत पर देखें, इस खसूसियात की बिना पर इसको हम कह सकते हैं कि इस कुर्रे में दर्जा हरारत में ज़्यादती होती है, यानी कि इसका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। यानी जूँ हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो दर्जा हरारत क्या होता है? बढ़ता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। जहाँ यह अमल रुक जाता है तो यही इसकी तय का इख्तितामी हद समझ जाए। जब यानी कि इसके टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाएगी तो आप समझ जाए कि इसकी हद ख़त्म हो गई। इसके बाद बेटा अगले पॉइंट पर है मीज़ोस्फेयर। बेटा मीज़ोस्फेयर किसे कहते हैं? बेटा ये भी एक लेयर है। तो ये तय कुर्रा हवाई का वो हिस्सा है जो ना कोई वजनी गैस मौजूद है और ना ही कोई ख़ास कीमियावी अमल होता है यहाँ पर। इस वजह से यहाँ दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आती रहती है, यानी कि दर्जा हरारत बहुत कम होता है तो इसमें ठंडक ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। बेटा इसकी बुलंदी अगर हम देखें इसकी, यानी कि पहले की कितनी थी? 12 किलोमीटर। इसकी बुलंदी की बात करें तो इसकी बुलंदी तकरीबन कितनी है? 80 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर इसकी बुलंदी हो जाती है। हम इस दूसरे के बाद तीसरे स्फेयर की बात कर रहे हैं। तीसरे स्फेयर यानी कि आप देखो दुनिया पर कुर्रा हवा का गुलाफ है जिसके अंदर हमारी दुनिया है। अब इस गुलाफ के बाहर अगर स्पेस शुरू हो जाती है, फिर मज़ीद अगर हम मज़ीद देखें तो बेटा इसकी बुलंदी तकरीबन 80 किलोमीटर है। इसमें कुर्रा हवाई का कम से कम दर्जा हरारत पाया जाता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर इंतहाई कम, यानी कि बहुत ठंडक पड़ जाती है, बहुत सर्दी होती है। तो मज़ीद यहाँ इसकी आखिरी हद होती है। जहाँ पर सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी आखिरी हद शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा? इसके बाद आखिरी है थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। बेटा एक्सोस्फेयर किसे कहते हैं? बेटा ये भी कुर्रा हवाई का वो हिस्सा है जिसकी बुलंदी तकरीबन 80 किलोमीटर, यानी कि इससे कम हो ये दोनों बराबर ही आए थे। तकरीबन 80 किलोमीटर ये भी है और ये भी, मीज़ोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, इस दोनों की बुलंदी इतनी ही होती है। बेटा इस कुर्रे की ख़ास बात क्या है? इस कुर्रे में नहायत हल्की गैस पाई जाती है। हल्की यानी कि बहुत ही हल्के गैसेस जो होते हैं इसमें पाई जाती है। इसमें आम गैस के मालिक्यूल भी एटम और आयन में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर तबई खसूसियात का सारा दारोमदार कीमियावी तब्दीलियों पर, यानी केमिकल चेंजेस पर ये डिपेंड करता है। मज़ीद अगर हम देखें इस तय में सूरज की बहुत शुआएं मालिक्यूलों को तब्दील करने में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का दर्जा हरारत अगर हम देखें बेटा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन होती है और जिसकी वजह से टेम्परेचर इंतहाई गर्म हो जाता है, शदीद किस्म का गर्म हो जाता है। ठीक है बेटा? बेटा इस तय की बात मज़ीद अगर हम देखें बेटा तो इस कुर्रे का बालाई हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता खला में मुदम हो जाता है, यानी कि स्पेस शुरू हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, ज़मीन से आपका राब्ता तकरीबन ख़त्म हो जाता है। मज़ीद अगर हम देखें कि ये नहायत हल्की गैस, यानी यहाँ पर इंतहाई हल्की गैसेस पाई जाती है जो अक्सर कशिश शकल के असरात से निकल जाती है, यानी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकल जाते हैं और स्पेस में तब्दील हो जाते हैं। समझ आ गई बेटा? ये एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर हैं, स्फेयर हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है मौसम और आबो हवा। ठीक है बेटा? मौसम और आबो हवा कहते किसे बेटा? कुर्रा हवाई के तबई खसूसियात के मुताले को इल्म मौसमियात या मेट्रोलॉजी कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो दर्जा हरारत की कैफियत, हवा में नमी का तनासब, बादलों और बारिशों की सूरत हाल और हवा की रफ्तार, दबाव और सिमत का मुताला ख़ास अहमियत रखता है। बेटा इसमें अगर देखें मौसम किसे कहते हैं, मौसम की डिफिनीशन देखें।
किसी जगह में मुख्तसर मुद्दत तक, देखो बेटा ये चीज़ आपने माना, मुख्तसर मुद्दत तक, मुख्तसर मुद्दत तक उन अवामिल की कैफियत को वहाँ का मौसम कहते हैं, जो मौसम हर रोज़ बदलता रहता है। अक्सर जब लोग आपस में मिल बैठते हैं तो मौसम पर बात करते रहते हैं, आज मौसम अच्छा है, कल मौसम गर्म था, तो इसको हम मौसम कहते हैं। ये मुख्तसर मुद्दत के लिए होते हैं। आबो हवा की बात करें बेटा, आबो हवा किसे कहते हैं? अच्छा बेटा, जब मुख्तलिफ अवामिल कैफियत को लंबे अरसे, यानी कि पहले तो मुख्तसर अरसे, अब आबो हवा की बात करें तो लंबे अरसे, अगर हम देखें तो लंबे अरसे यानी सालों के लिहाज से देखा जाए तो उसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट, आबो हवा, उस जगह का आबो हवा कहलाता है। यानी किसी मकाम या इलाके का सालाना दर्जा हरारत, हवा में नमी का तनासब, सालाना बारिश वगैरह का कई सालों ओस निकालने से कैफियत का तयन की जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आबो हवा। मसलन अगर हम पाकिस्तान की आबो हवा की बात करें, जहाँ पे पाकिस्तान की आबो हवा का जिक्र करें, तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान की आबो हवा गर्मियों में गर्म और सर्दियों में सर्द, और अगर दूसरे किसी मकाम की आबो हवा में मामूली तब्दीली भी बहुत लंबे अरसे में आती है और इसके असर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मौसम में तब्दीली ज़्यादा आती है लेकिन इसका असर देर पा नहीं रहता। ये मुख्तसर होता है। समझ आ गई बेटा? बेटा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, आबो हवा में तब्दीली की वजूहात बयान करें। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात है। आबो हवा में तब्दीली क्यों आती है बेटा? जब जंगलात की कटाई होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होता है और आलूदगी ज़्यादा हो जाती है, सनअतकारी ज़्यादा होती है और शहरकारी, यानी कि जो शहर होते हैं बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं, तो ये आबो हवा में खासी तब्दीली रूनुमा करती है। ठीक है बेटा, ये दो चंद पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। समझ आ गई मेरी बात? अगर हम जंगलात का मुसलसल कटाव करेंगे तो आबो हवा, क्लाइमेट में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा तब्दीली आती जाएगी और इसी असना में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी हवा में ज़्यादा होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। अब जिस कदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा होगा तो उसी तरह हमारे लोगों के सेहत पर भी ये असर डालेगा, लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो क्या होगा? आबो हवा एकदम से तब्दील हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी और गर्मियों का ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और सर्दियों का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में अगर जितनी कमी हो तो ये हमारे लिए अच्छी है। बेटा आलूदगी, आया रोज़ अगर हम देखें मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी फैला रहे, कूड़ा क्रिकेट इसमें आ गया, प्लास्टिक रेपर मुख्तलिफ़ किस्म के, और अगर हम देखें गाड़ियों के शोर, ठीक है, सूती आलूदगी, ये सारी आलूदगी की किस्में हैं। अगर इस चीज़ों में इजाफा होगा तो लाजमी बात है ये भी आबो हवा पर बहुत गहरा असर डालेगा। ठीक है बेटा। सनअतकारी, बेटा जिस कदर सनतें ज़्यादा होगी तो उस कदर आलूदगी में भी इजाफा होगा और आबो हवा में तब्दीलियाँ आती जाएगी। बेटा लास्ट ये अभी कोरोना की वजह से जो बेटा दुनिया के तकरीबन सनतें बंद थी, तो कहा जाता है कि दुनिया यानी कि ओजोन की जो तह में सुराख थी वो काफ़ी हद तक फिल हो चुकी है। ठीक है, क्लाइमेट साफ़ हो चुकी है। समझ आ गई है? अब सनतें बंद होने की वजह से क्लाइमेट एकदम से क्या हुआ था? साफ़ हुआ था। ठीक है, तो ये सर्वे के मुताबिक हमें पता चला है। बेटा शहरकारी, अब आपको पता है कि शहरों में भी इजाफा हो रहा है, आबादी जिस कदर रोज़ बरोज़ ज़्यादा हो रही है तो शहर फैलते जा रहे हैं, तो इस वजह से जंगलात कट रहे हैं और बहुत सी यानी कि हर जगह पे मकानात बन रहे हैं। ठीक है, ज़रख़ेज़ ज़मीनें चली जा रही है, तो शहरकारी, तो ये भी आबो हवा में तब्दीली की एक अहम वजह है। ये तो आज के हमारे टॉपिक के कुछ मेन पॉइंट्स थे, तो बेटा इनको मैं रिपीट करूँगा, तो इनको अपने माइंड में रखें। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक था कुर्रा हवाई की साख्त। ठीक है, बाब नंबर 3। बेटा कुर्रा हवाई की साख्त में देखें तो कुर्रा हवाई को साख्त के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 4, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। ठीक है, इसमें ख़ास किस्म की बुलंदियाँ होती हैं जिसके बाद टेम्परेचर में थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है। समझ आ गई है? इसके बाद मौसम किसी जगह के मुख्तसर
मुद्दत के लिए जो है वो मौसम कहलाता है। जो तवील अरसे तक यानी कि औसत अगर एवरेज देखें ज़्यादा अरसे तक तो उसे आबो हवा या क्लाइमेट कहते हैं। समझ आ गई। मौसम कम अरसे मुख्तसर अरसे के लिए जो वक्ती तौर पर हो तो उसे मौसम कहते हैं। जो लंबे अरसे तक हो तो उसको क्या कहते हैं? आबो हवा। अच्छा, आबो हवा में तब्दीली की वजूहात कौन कौन से? जंगलात का कटाव, इन जंगलात कटेंगे तो आबो हवा में तब्दीली आती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अगर ज़्यादा होती जाएगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आबो हवा के जो क्लाइमेट में है तो वो तब्दीली आती जाएगी। जब आलूदगी ज़्यादा होगी तो लाजमी बात है फिर भी सनतकारी शहरकारी। तो बेटा आज आपने ऐसे करना है कि इनके अच्छे से फ्लो चार्ट बनाएं और दूसरी बात यह है कि हर एक स्फेयर को आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है और उसके इमेजेस निकाल के मुझे सेंड करना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।